नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और आगे पॉलिटी की तरफ बढ़ते हुए और बातचीत करते हुए आज हम सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर को आगे बढ़ाने की तरफ यात्रा करेंगे। और जैसा कि हमने नेक्स्ट प्रीवियस वाले पार्ट में हमने कराया था कार्यकारी, लाइक याद है मुझे इतना, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए, तो ये हो चुका था पूरा इंडियन पॉलिटी। देखो, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। तो पहली बात तो मैं ये चाहता हूं कि इस चैप्टर को संजीदगी से और सलीके से ही पढ़ा जाए। चैप्टर अपने आप में बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है, बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल भी है, ये कह सकते हैं। जो चैप्टर अपने आप में कॉन्सेप्चुअल है, फैक्चुअल है, ये सारी चीज़ें देखते हुए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा संजीदगी तरीके से ही पढ़ा जाए। इंडियन पॉलिटी में आप डाल सकते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट। चलिए, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल जो हमारा रहेगा इस बार 127 की तरफ काम करेंगे। यानी 125 में हमने वेतन भत्ते बताए थे और 126 में हमने एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बता दिया था। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है 127, जिसे कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश, इसको कहते हैं एडजॉर्न जस्टिस। चलिए, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127 की हम बात करें तो तदर्थ न्यायाधीश आता है। तदर्थ न्यायाधीश आता है, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश की बात करें तो नाम बड़ा ही सुनने में बड़ा ही अजीब है, लेकिन इतना अजीब नहीं है क्या जिसकी आप डेफिनेशन, जिसके आप कॉन्सेप्ट को ना समझ पाए। इसके नाम पर मत जाना, इसके डेफिनेशन पर जाना कि डेफिनेशन क्या कहती है। आपको पता है, मैंने एक बार आपको पार्लियामेंट में कोरम के बारे में पढ़ाया था। ये कोरम, इसको हिंदी में कहते हैं गढ़पूर्ति। ये कोरम क्या कहता है? कोरम का मतलब होता है चाहे आपकी क्लास है, चाहे आप पार्लियामेंट की बात करें और चाहे आप सम्मेलन की बात करें, चाहे आप किसी यूनियन की बात करें, जहां पर लगता है कि क्राउड है और जितनी क्राउड होनी चाहिए थी उतनी क्राउड वहां पर मौजूद नहीं है, तो ऐसे कमी वाले लोगों की संख्या को, यानी लोगों की संख्या में जब कमी आ जाती है, हद से ज्यादा कमी आ जाती है, तो उस स्थिति को कोरम कहते हैं। कोई भी बात है, जैसे कि आज मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, तो क्लासरूम में मान लीजिए 100 बच्चे हैं और मेरी एक शर्त है कि मैं 30 से कम बच्चों को क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, इससे काफी बच्चों का नुकसान भी होगा और मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के मैं ये कह देता हूं कि एक कंडीशन बना देता हूं कि मेरी क्लासरूम में यदि 30 से बच्चे कम आते हैं, 15-20 बच्चे आते हैं, तो मैं उस दिन नहीं पढ़ाऊंगा। यानी एक सबसे ज्यादा लोवेस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि क्लास में कोरम आ गया, क्लास में गढ़पूर्ति आ गई। कोरम का मतलब है कि सदस्य लोगों की संख्या में कमी हो जाना। ऐसे ही संसद में आता है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट में लगता है कि मान लीजिए जस्टिस जो हैं, जो जजेस जो हैं, वो अधिकांश छुट्टी पर हैं या अधिकांश मेडिकल लीव पर चले गए हैं या अधिकांश किसी ऑफिशियल काम से चले गए। ऐसे करके न्यायाधीशों की संख्या कम होती जा रही है। इसे कहते हैं कि न्यायाधीशों की संख्या जब कम हो जाती है तो उस स्थिति में कोरम आ जाता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रपति की अनुमति से उस स्थिति को बरकरार रखने के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट बुलवा लेता है। अब कौन से हाई कोर्ट से बुलवाएगा, ये भारत का मुख्य न्यायाधीश ही तय करेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उनका ये कंडीशन है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम होती जा रही है या घटती जा रही है और संसद न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिए कानून नहीं बना पा रही है। तो उस स्थिति में कोरम की स्थिति को लाया जाता है। चलिए एक बात देख लेते हैं। तदर्थ न्यायाधीश में जैसे कि मान लीजिए एक कंडीशन यहां बना देते हैं। ये कंडीशन ऐसे काम करती है जैसे कि न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहा हूं मैं, न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की जो संख्या है ये डाउन होती जा रही है, ये डाउन होती जा रही है और ऐसा कहा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए न्यायाधीशों की संख्या डाउन होती जा रही है, ठीक है। अब न्यायाधीशों की संख्या जब डाउन होगी तो उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? संसद करती है।
क्योंकि न्यायाधीशों की संख्या को घटाने और बढ़ाने का काम संसद करती है। लेकिन मान लीजिए कि संसद अभी ऐसा कोई कानून नहीं ला पा रही है, ठीक है, तो संसद जो है, लेकिन संसद इससे जुड़ा यानी संख्या में वृद्धि करने के लिए, देरी कर रही है। यदि संसद, हमारी पार्लियामेंट, न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट के पास होती और पार्लियामेंट न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने से संबंधित जो फैसले होते हैं उनमें देरी कर रही है, कानून नहीं ला पा रही है, प्रस्ताव नहीं ला पा रही है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में न्यायाधीशों की संख्या को जब कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो वहां पर आता है कोरम। क्या आता है? कोरम, जिसको हिंदी में कहते हैं गढ़पूर्ति। पेपर में दोनों चीज एक ही सेम चीज है। तो कोरम या गढ़पूर्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट में एक मिनिमम संख्या से भी कम न्यायाधीशों की संख्या जब हो जाती है तो उस स्थिति को कोरम कहते हैं। और कोरम की स्थिति से बाहर निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है सीजेआई, यह प्लस राष्ट्रपति की परमिशन से क्या करेगा? किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट बुलवा लेता है। किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट बुलवा लेगा, अस्थायी समय के लिए, स्थायी समय के लिए नहीं, अस्थायी समय के लिए सुप्रीम कोर्ट बुलवा सकता है। लेकिन इसमें बच्चों सीजीआई तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। और राष्ट्रपति की अनुमति से पहले यदि राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद यह उस हाईकोर्ट से पूछेगा जहां से यह न्यायाधीश को मंगवा रहा है, जहां से सीजीआई न्यायाधीश को बुलवा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आज सीजीआई जो है, वर्तमान जो सीजीआई है सुप्रीम कोर्ट के, वो एक काम करते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट से, कहां से? राजस्थान हाई कोर्ट से जजों को बुलवाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोरम आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में कोरम की स्थिति में तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तो राजस्थान हाई कोर्ट से जजों को बुलवाएंगे। तो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुमति लेना अनिवार्य माना जाए। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुमति लेना अनिवार्य माना जाएगा और राष्ट्रपति की परमिशन से ही राजस्थान हाई कोर्ट से कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट तदर्थ न्यायाधीश के रूप में आता। चलिए देख लेते हैं इस बात को। ये चार्ट है आपका, ये चार्ट है, देखिए। अब इसमें लिख सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में कमी आ जाने से कोरम या गढ़पूर्ति की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को वहां के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की परमिशन से वहां के मुख्य न्यायाधीश
तथा राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से तदर्थ के रूप में बुलवा सकता है, तदर्थ के रूप में बुलवा सकता है। देखो बच्चों, दो ही स्थिति होती हैं जब हाई कोर्ट में काम करने वाला कोई भी जज प्रमोशन के तौर पर, या तो प्रमोशन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाता है या फिर एडजॉन के रूप में, तदर्थ के रूप में सुप्रीम कोर्ट जाता है। तदर्थ के रूप में जाएगा तो कुछ समय के बाद लौट आएगा, लेकिन प्रमोशन के तौर पर जाएगा तो नहीं लौट कर आएगा। क्यों? क्योंकि प्रमोशन हो गया है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे कई सारे हाई कोर्ट के जज हैं जिनका प्रमोशन हुआ, जो न्यायाधीश बने, न्यायमूर्ति बने, मुख्य न्यायमूर्ति बने, तो वो सुप्रीम कोर्ट तो चले गए लेकिन लौट कर नहीं आए क्योंकि प्रमोशन के तौर पर गए। लेकिन कुछ न्यायाधीश हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट इसलिए भी जाते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोरम की स्थिति आ जाती है, और कोरम की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को नियंत्रित करना पड़ता है। तो आप समझ गए, दो ही स्थिति में हाई कोर्ट का न्यायाधीश या फिर कोई सिलसिले के केस के सिलसिले में भाई केस का सिलसिला है या प्रमोशन का है या फिर एडजॉन का है, यही तीन तरीके होते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट जाने के तरीके। चलिए, तो आप समझ गए हैं आर्टिकल 127। एक आता है आर्टिकल 128। क्या है? इस चार्ट को बच्चों याद रखना। मैंने बताया यहां से हम यहां गए और यहां से इस तरीके से कोरम की स्थिति बात करते हैं। कोरम की जब स्थिति होगी तो काम ये वाला चार्ट करेगा। कौन सा? ये वाला। ओके, चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 ये कहता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इसे बोलते हैं रिटायर्ड जजेस। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश का मतलब है भाई, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति की आयु को पूरा कर चुका है वो सेवानिवृत्त हो चुका, रिटायर्ड हो चुका है। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज के रिटायर होने की जो एज होती है वो 65 साल होती है, 65 वर्ष की होती है। 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका जो भी न्यायाधीश होगा वो सेवानिवृत्त कर दिया जाए। और हाई कोर्ट में ये एज 62 की होती है ना, याद रखना। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं बच्चों एक बात कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का यदि कोई भी सीजेआई है, मतलब सीजेआई प्लस या अन्य न्यायाधीश है, या अन्य न्यायाधीश है, इसके रिटायर्ड होने की जो एज होती है वो होती है 65 वर्ष। जो भी जज, चाहे वो सीजीआई ही क्यों ना हो, यदि 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तो वो रिटायर माना जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट की बात थी, लेकिन हाई कोर्ट में चाहे सीजे चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हो, चाहे कोई अन्य न्यायाधीश हो, चाहे कोई अन्य जज हो, उसके रिटायर्ड होने की जो एज होती है वो 62 वर्ष होती है। यानी हाई कोर्ट में ये 62 वर्ष की आयु है और सुप्रीम कोर्ट में ये 65 वर्ष की आयु। इन दोनों में 3 साल का फर्क है, याद रखना इस बात। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या बताया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि पर आप सुप्रीम कोर्ट डाल दे रहा, चलो सुप्रीम कोर्ट ही पढ़ा रहे, खैर आप तो अंदाजा लगा ही लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी न्यायाधीश अपने 65 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका है तो डेफिनेटली सी बात है वो रिटायर हो जाएगा। रिटायर होने के बाद मान लीजिए उसको रिटायर हुए हुए 4 साल हो गए, तो याद रखिए 4 साल हो गए, लेकिन आपको पता है कि जज होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, ये तब भी स्टडी करते रहते हैं, इनकी स्टडी कभी खत्म। आज हमारे भारत में 3 प्रोफेशन ऐसे हैं बच्चों जो हमेशा पढ़ते हैं, इनकी जिंदगी किताबों में ही जाती है। एक तो है टीचर, एक है डॉक्टर और एक है लॉयर या वकील या जज। ये उम्र भर पढ़ते हैं।
इनकी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। आपने किसी प्रोफेसर को, किसी टीचर को हमेशा पढ़ाने के बाद पढ़ते हुए देखा, चाहे वो कोई भी किताब पढ़ रहा हो, चाहे नोवेल पढ़े, चाहे कॉमिक्स पढ़े, है ना? चाहे कोई ग्रंथ, चाहे कोई गीता पढ़ रहा है, चाहे कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहा है, मतलब चाहे अखबार पढ़े, उसके पढ़ने की आदत नहीं जाएगी। जिंदगी भर पढ़ेगा, चाहे उसे सोने से पहले 1 घंटा पढ़ना ही पड़े। वो 1 घंटा ज़रूर पढ़ेगा, फिर सोएगा। ये आदत होती है। ये आदत ऐसी लग जाती है, ये ड्रग्स की तरह काम करती है। बिल्कुल। कहते हैं ना कि जैसे जिस व्यक्ति को ड्रग्स की लत होती है, उसे ड्रग्स चाहिए ही चाहिए, वरना उसे ना नींद है, ना चैन है, ना उसे कोई अच्छा लगता है, और ना कोई चीज़ अच्छी लगती है। तो ये ड्रग्स की तरह काम करती हैं। जिस व्यक्ति को पढ़ने की लत लग गई, तो वो ताउम्र पढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा किसी एग्जाम को निकालने के लिए पढ़े, वो पढ़ेगा, चाहे अखबार ही पढ़े, चाहे अखबार को लेके बैठा रहेगा 2-2 घंटे, लेकिन बैठा रहेगा। तो अच्छा लग रहा है उसे, अच्छा महसूस हो रहा है, वो कोई किताब पढ़ रहा है, वो कोई नोवेल पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है। ऐसे ही डॉक्टर, डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन करता है, कोई सर्जरी करता है, उससे पहले भी रीडिंग करके आता है। क्योंकि मान लो ब्रेन सर्जरी है, हार्ट की सर्जरी है, ये प्लास्टिक सर्जरी है, ये ऐसी-ऐसी सर्जरी है कि डॉक्टर इसकी पहले रीडिंग करता है कि केस कैसा है। कोई पेशेंट ऐसा आ गया है जिसका केस बहुत क्रिटिकल है, तो डॉक्टर उसकी स्टडी करेगा। ऐसा नहीं है पढ़ के ऑपरेशन कर, अरे पढ़ के ऑपरेशन मतलब उस चीज़ को समझने में वो काम तो करे। जैसे मान लो कभी-कभी ऐसा होता है कि इनके पास 5-5 साल में, 2-2 साल में बहुत सारा क्रिटिकल केस आ जाते हैं, ठीक है? और सर्जन डॉक्टर की खास बात होती है कि वो स्टडी करने के और रिसर्च करने के बाद ही ऑपरेशन करे। मान लो पेशेंट की जान भी जा सकती है, तो डॉक्टर हमेशा ज़िंदगी भर पढ़ते हैं। दूसरे आते हैं जज, वकील और लॉयर, ये ज़िंदगी भर पढ़ते हैं, क्योंकि जज को कोई भी फैसला गलत नहीं देता। वो पहले केस को स्टडी करेगा, कौन अपराधी है और कौन निर्दोष। चलिए, तो आगे चलते हैं। इसके कहते हैं कि मान लीजिए कोई न्यायाधीश रिटायर हो चुका है, लेकिन वो अभी भी केस के सिलसिलों से जुड़ा हुआ है। उसका कोई भी केस अधूरा रह गया है, ये मान लीजिए। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से उस रिटायर्ड हुए जज को घर से भी बुलवा सकता है, और अस्थायी तौर पर अस्थायी तौर पर उसे सुप्रीम कोर्ट में काम करने की अनुमति दे सकता है। लेकिन उस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के जो वेतन भत्ते होते हैं, वो राष्ट्रपति ही तय करे। तो ये मत कहना कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश है सर, अब वो अन्य न्यायाधीश की कैटेगरी में आ गया है, उसको 2.50 लाख का वेतन मिले। रिटायर होने के बाद यदि कोई रिटायर्ड जज अपने काम पर फिर से लौट भी जाता है अस्थायी समय के लिए, तो उसके वेतन भत्तों को केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही तय किया जाएगा। देख लेते हैं। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश कि सुप्रीम कोर्ट का यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पर न्यायाधीश यदि 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुका है सेवानिवृत्त हो चुका है सेवानिवृत्त हो चुका है तो पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुका है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए विशेष उद्देश्य के लिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से राष्ट्रपति की अनुमति से बुलवा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति से अस्थायी तौर पर अस्थायी तौर पर अस्थायी तौर पर बुलवा सकता है। अस्थायी तौर पर बुलवा सकता है, समझे? केवल छोटे समय के लिए।
जैसे अभी क्या हुआ था, ये राम मंदिर अयोध्या का जो मामला था, ये जो बाबरी मस्जिद जो केस हुआ था 1992 से, तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट में जो जज काम कर रहे थे इस केस पर, अब भाई वो समय के साथ तो रिटायर हो गए। अब फिर से इस केस पर दोबारा सुनवाई की गई अयोध्या टेम्पल पर। तो अयोध्या टेम्पल पर दोबारा इस केस पर सुनवाई की गई, जिसमें चंद्रचूड़ का फैसला भी आया था, मुख्य न्यायाधीश जी का, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो चंद्रचूड़ ने यह महसूस किया होगा कि जो राम जन्मभूमि है वो 1992 से चल रही है विवादित में। तो 1992 से जो विवादित में चल रही है अयोध्या जन्मभूमि, जो राम जन्मभूमि है, उस केस में जो वकील पहले काम कर रहे थे अब वो तो रिटायर हो गए, तो उनको भी बुलाया गया है, पता है आपको, जो रिटायर हो चुके थे, क्योंकि उस केस की स्टडी पर ज्यादा फोकस वही जज कर सकता है वो स्थिति देखी हो। इसलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने उन रिटायर्ड जजों को भी बुलाया जो रिटायर हो चुके थे या जिन पर वो इस स्टडी कर चुके थे। जैसे 1992 का कोई जज रहा होगा, या फिर मानते हैं कि सन 2000 का रहा होगा, ठीक है, उस समय के जो जज थे वो उस एक्चुअल स्थिति को देख रहे थे, उस पर स्टडी कर रहे थे। अब कोई भी जज जिस केस पर स्टडी कर चुका है वो उस केस को ज्यादा आसान बना सकता है बजाय किसी नए जज के। समझे? जैसे ही मैं किसी केस की स्टडी कर रहा हूं, लेकिन मेरी एज हो गई और मैं रिटायर हो गया। अब इसे दूसरा जज देखेगा, तो दूसरे जज को देखने में एक वक्त लगेगा, एक दौर लगेगा उस केस की स्टडी करने में। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, मुझे ही बुला लेगा कि भाई तुम ही कर लो, तुम्हें तो एक केस की स्टडी कर रखी है ना, तो तुमको दोबारा रिवीजन करने में टाइम ही लगेगा और इस केस का फैसला जल्दी हो जाएगा। तो रिटायर्ड जजेस बहुत काम आते हैं, याद रखना। रिटायर्ड जज की भूमिका आज इतनी है हमारे सुप्रीम कोर्ट में कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, इन पेंडिंग केसेसों का जो मसला है वो यही है। लेकिन इसमें एक नोट लगा के लिखना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट नहीं लिखा तो दिक्कत हो जाएगी। कई बच्चों को ये लगता है कि सर जब सेवानिवृत्त रिटायर्ड जज अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट जाता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो उसे जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो अन्य न्यायाधीश की तरह 2.50 लाख ही मिलते हैं। ऐसा नहीं होता, या 2.80 लाख मिलेगा। 2.80 लाख तो केवल एक ही व्यक्ति को मिलता है, वो है मुख्य, और अन्य को मिलता है 2.50 2.5 लाख रुपए पर माह। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जब अस्थायी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो 2.50 लाख का उसको वही वेतन मिलेगा जो राष्ट्रपति डिसाइड। अब चाहे राष्ट्रपति उसको 5 लाख रुपए दे, चाहे 6 लाख दे, चाहे 8 लाख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख देंगे, बात में लिखेंगे आप नोट लगा के कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सेवानिवृत्त न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश जब सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी रूप से कार्यरत है, अस्थायी रूप से कार्यरत है, अस्थायी रूप से कार्यरत है, तो उसको मिलने वाले सभी वेतन भत्ते को मिलने वाले उसको मिलने वाले सभी वेतन भत्ते, सभी वेतन एवं भत्ते संसद तय नहीं करती, राष्ट्रपति तय करती। वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते, तय किए जाते हैं। ओके, तो समझे आप। आगे है हमारा आर्टिकल 129। 129 ना करा के मैं 130 कराऊंगा पहले। आप कहेंगे सर 129 क्यों नहीं करा रहे? चलिए 129 कराने को तो करा देते हैं। कोड ऑफ कंटेम्प्ट। कोड ऑफ कंटेम्प्ट ये कहता है कि यदि न्यायालय की अवमानना करने पर भी किसी भी व्यक्ति पर दंड का प्रावधान हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी भी जज के फैसले को चुनौती दे सकता है लेकिन उसकी अपमानना नहीं कर सकता। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी जज के फैसले पर कोई बैड कमेंट कर देते हैं या फिर जज की अयोग्यता साबित करने में लग जाते हैं
कि जज अयोग्य है, जज ऐसा है, जज वैसा है, जज की पर्सनल लाइफ पर उंगली करने लग जाते हैं, ठीक है, कोर्ट को गाली देने लग जाते हैं, ये गलत बात है। कोर्ट को गाली या जज के द्वारा किए गए किसी भी फैसले पर आप कोई बैड कमेंट भी करते हो ना, यकीन मानिए आप पर कोड ऑफ कंटेम्प्ट लगता है। जैसे कोड ऑफ कंटेम्प्ट तब भी लगता है जब कोर्ट ने आपको नोटिस भेजा, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश होना है, लेकिन आप पेश नहीं हो रहे। उस कोर्ट के नोटिस को आपने कोई मामूली कागज समझ लिया, तो फिर भी आप पर कोड ऑफ कंटेम्प्ट लगने का पूरा चांस है। समझे? बस इतना समझ लेना। यानी कोर्ट के किसी भी फैसले को आपने चैलेंज कर दिया तो कोड ऑफ कंटेम्प्ट लग गया, बस। और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहां अपील करने जाओगे बेटा? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अपील करने का कोर्ट है ही नहीं है आपके पास, आप कहां जाओगे? इसलिए कहते हैं कि कोड ऑफ कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि यदि आप कोर्ट के किसी फैसले को या जज के किसी फैसले को आप बैड कमेंट में डाल रहे हैं, आप उसके फैसले को अयोग्य अयोग्य ठहरा रहे हैं, आप उसकी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर उसके नोटिस की अवहेलना कर रहे हैं, तो कोड ऑफ कंटेम्प्ट है। आर्टिकल 129 में आता, तो लिख सकते हैं आर्टिकल 129। इसके जस्ट बाद मैंने पहले करा दिया ये, ताकि फिर एक सीरीज बनी रहेगी हमारी। आर्टिकल 129 में लिख सकते हैं कोड ऑफ कंटेम्प्ट। कोड ऑफ कंटेम्प्ट, और कोड ऑफ कंटेम्प्ट में आता है न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना, अवमानना का मतलब होता है कि आप का मतलब उसका अपमान कर रहे हैं ना, न्यायालय का अपमान। चलिए इसमें लिख सकते हैं कि न्यायालय का अपमान किए जाने पर, लिख सकते हैं कि न्यायालय के किसी फैसले, न्यायालय के न्यायालय के किसी फैसले न्यायालय के किसी फैसले की अवमानना अवमानना करने या पालन ना करने या पालन ना करने पर आप पर जुडिशरी कार्रवाई की जा सकती है या दंड दिया सकता है। ना करने पर व्यक्ति को दंड का दिया जा सकता है, व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। ये पुरानी प्रथा है, अभी की ऐसी कोई प्रथा नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि प्राचीन समय में हमारे भारत में जुडिशरी का काम राजा ही करता था, और राजा अपने दरबार से जब ये कह दिया करता था कि इसको 100 कोड़े लगे, कोई व्यक्ति 100 कोड़े लगवाने से भाग रहा है या वो जेल तोड़कर भाग गया, मतलब कुल मिलाकर उसने राजा के द्वारा दिए गए वचन की अवमानना कर दी। तो उस समय राजा ही न्यायपालिका हुआ करता था पुराने समय में। आपने देखा है ना, दीवाने आम में देखा है कभी अकबर को? मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है ऐसा किताबों में, कहानियों में, कि जब अकबर दीवाने आम में बैठा करता था तो दीवाने आम में वो ऊपर बैठता था। दीवाने आम का मतलब था कि जहां पर आम लोग अपनी अपनी शिकायतों और अपने 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 साथ हो रहे अन्याय को एक साथ लेकर आते थे। मान लो किसी का पति मारता है अपनी पत्नी को, कोई ऐसा भी था कि आ, कोई किसी की बेटी के साथ गलत संबंध बना रहा है, ऐसे ऐसे लोग आते थे। या कुछ ऐसे भी लोग आते थे जिसमें साहूकार किसी किसान को परेशान कर रहा है। अब ऐसे ऐसे जो लोग वहां पर जो लोग आते थे, तो अकबर खुद न्याय करता था, क्योंकि खुद राजा भी था और वही जुडिशरी था, वही एग्जीक्यूटिव था, वो सारी चीज। तो उस समय राजा के पास ही जुडिशरी हुआ करती थी और राजा ही न्याय सुनाने का काम करता था। जैसे कि अकबर के बेटे सलीम जहांगीर जैसे कहते हैं, उसे न्याय का देवता कहा गया। मतलब न्याय का देवता मतलब राजा के रूप में, जैसे न्याय के देवता तो हमारे शनि महाराज है, शनिदेव हैं, न्याय के राजा के रूप में उसे न्याय का देवता कहा गया। तो कुल मिला के ऐसी बातें कही जाती हैं प्राचीन समय में। तो राजा के फैसले का यदि कोई भी अपमान कर दिया करता था तो राजा सीधे उसकी गर्दन काट दिया करता। सुना आपने? इसे बोलते हैं कोड ऑफ कंटेम्प्ट। पहले का कोड ऑफ कंटेम्प्ट कितना खतरनाक था कि सीधे मौत, इसे सूली पे लटकाओ, इसे दुर्ग पे लटकाओ, ऐसे ऐसी कुछ सजा दी जाती थी, इसे कोड़े लगाओ, फिर इसको सजा देना।
तो ऐसी कुछ सजाएं थी। खैर अब वो सजा नहीं है हमारे भारत में, तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये मत सोच लेना कि बस कोड ऑफ कंटेम्प्ट करते जाना है, फिर नहीं। किसी भी न्यायालय, किसी भी न्यायाधीश के फैसले पर, उसको कोर्ट पर, उसकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठाना। देखो कोई जज है, वो जज तब बना है कितना पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ लिख कर बना है वो, उसके बाद कितना एक्सपीरियंस है और वो एक तो है सीनियरिटी लेवल। वो पहले वकील रहा होगा, फिर जज रहा होगा हाई, तब जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होते, इनके पास पूरे संविधान का ज्ञान होता है। बता दूं, एक वकील से, आप एक वकील की पावर देखना चाहोगे ना, तो वकील के ऑफिस चले। एक वकील की पावर बता रहा हूं मैं आपको, वो तो एक जज है। जज की पावर कितनी होती है आपको भी नहीं पता। ये फैसला जो भी आया है, यदि आपने किया है, देखो इंसान को पता होता है कि मैंने अपराध किया है। हाँ, आपने अपराध नहीं किया तो यकीनन मानिए, और आप आरोपी हैं, अपराधी नहीं हैं, तो यकीन मानिए कि न्यायालय हमेशा आपको बचाने का ही प्रयास करेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, सच तो सामने आना ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे न्यायालय के द्वारा कुछ फैसले गलत ले लिए जाते हैं, कुछ फैसले जिसमें व्यक्ति 10 साल की कैद काट के आ गया, उसके बाद वो निर्दोष निकले। मुझे खबर सुनने को मिली, मेरा मेरा दिल, मतलब कहते हैं ना, दिल और दिमाग बिल्कुल शॉक हो गए थे, काम करना ही बंद कर दिया। एक व्यक्ति ने, यूपी का था, एक व्यक्ति ने 10 साल की सजा काट ली, जेल में रह लिया। क्यों? क्योंकि आरोपी था। 10 साल की सजा काट ली, 10 साल की सजा के बाद उसे बाद में रिहा किया गया। और क्यों क्यों रिहा किया गया? क्योंकि वो निर्दोष था। अब लो, यहां तो गई भैंस पानी में, यहां तो कुछ बचा ही नहीं है। 10 साल के बाद ये फैसला आ रहा है कि तुम निर्दोष हो। अरे भाई, जो 10 साल की जिंदगी उसने जेल में काट दी, क्या क्या कुछ फैसले गलत हो जाते हैं, लेकिन जज हमेशा प्रयास करता है कि फैसला गलत ना हो। और ये सब होता है सबूतों की कमी है। जब कोई आपको फंसाने वाला आपके सबूतों को मिटाने का प्रयास लग जाता है, सारे पीछे सबूत गायब कर देता है और आपको ही फंसवा देता है। खैर, तो कोड ऑफ कंटेम्प्ट याद रखोगे। इसमें आर्थिक जुर्माना भी हो सकता है। इसमें आपको क्या हो सकता है, इसमें फाइनेंशियल पेनल्टी हो सकती है आपको, या तो आर्थिक जुर्माना ले सकता है, आर्थिक जुर्माना हो सकता है। देखो बोलचाल का भी बहुत फर्क होता है। अभी एक इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत वायरल हो रही है, एक जज की और एक सामने खड़े आरोपी अपराधी की। एक अपराधी है लड़की, उस लड़की ने जज से क्या बोला, उसने बोला एक स्टाइल में, हेलो बाय बाय, ऐसे बोला था। मतलब लाइक जज ने बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं, तो लड़की ने बाय बाय बोल दिया, क्योंकि वो बरी हो गई थी, खुशी से उसने बाय बाय बोल दिया। जज ने बुलाया, जज ने उसे दोबारा बोला, कम कम प्लीज कम अगेन, दोबारा आइए। तो कोड ऑफ कंटेम्प्ट लगा, 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए का जुर्माना और 30 दिन की जेल लगा दी। यानी आर्थिक जुर्माना भी हो सकता है और इसमें जेल भी हो सकती है। ओके, तो जेल इतनी बड़ी जेल नहीं होती है, कोई 20-20 साल की। इसमें जैसे आर्थिक जुर्माना लगा देंगे, मान लो 20,000 रुपए, ठीक है, तो 20,000 रुपए लगा दिए और जेल लगा दी 30 दिन की। जाओ बेटा, 20,000 रुपए भरो और उसके साथ 30 दिन जेल में रहो। ये कोड ऑफ कंटेम्प्ट है, मत करना कोड ऑफ कंटेम्प्ट कभी। वैसे क्या फायदा जेल का। हाँ, जिसको जेल देखनी है कि जेल कैसी होती है, जेल में जाना बहुत अच्छा लगता है सर, एक बार जाके तो देखें, जेल नहीं गए तो क्या जिंदगी फिर। तो फिर आप जाके देख सकते हो, वो अलग बात है कि आप जेल जाना चाहते हैं तो 30 दिन जेल थोड़ा घुमाइए, जेल को देखिए एक बार, जेल क्या होती कैसी है, जेल में कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं, वो वहां जाके देखिए। चलिए, अब आते हैं आर्टिकल 130 की तरफ। अपनी अपनी कंडीशन है सबकी। तो अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 130 ये कहता है, ये ब्रांच की बात कर रहा है एक्चुअली। आप सभी को पता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली, तो कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, न्यू दिल्ली में स्थित है और यहीं से हेडक्वार्टर के तौर पर काम कर रहा है।
यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति से इसकी ब्रांच और इसका हेडक्वार्टर कहीं और भी जगह स्थापित कर सकता है। आपको पता है पहले हमारी हाईकोर्ट कोलकाता हुआ करती थी और फिर कोलकाता से इसको दिल्ली स्थापित किया गया 28 जनवरी 1950 को, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। तो आर्टिकल 130 में हेडक्वार्टर्स की बात की जाती है, ब्रांचेस की। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। तो लिखेंगे कि भारत का सुप्रीम कोर्ट या भारत का सर्वोच्च न्यायालय, कभी आप दिल्ली आए तो जरूर देखिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में स्थित है। राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। यदि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को कहीं और स्थान पर स्थित करना चाहता है, यदि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को कहीं और स्थापित करना चाहता है, या उसकी शाखाएं फैलाना चाहता है, या उसकी शाखाएं बढ़ाना चाहता है, या उसकी शाखाएं भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रपति की अनुमति से स्थापित कर सकता है। लेकिन याद रखें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं हो, यह राष्ट्रपति की परमिशन मांगी होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति अनुमति दे देता है अपनी, तो हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, और अन्यथा नहीं। अभी तो दिल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा सुझाव इतना है, आप सभी को पता है कि हमारे भारत में जब देखा जाता है कि आपको पता है कि हमारे भारत में ये साउथ है और हमारा दिल्ली इधर है, ये है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली जिस आपको पता है भारत के उत्तर पूर्व में आता है, लगभग उत्तर की तरफ आता है, तो नई दिल्ली लगभग उत्तर की तरफ है। आपको पता है कि आज साउथ के लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में बहुत समय और पैसा लगता है। इस समय और पैसे की बचत को देखते हुए भारत का सुप्रीम कोर्ट यह चाहे कि साउथ में हमें एक ब्रांच बनानी है, तो साउथ में एक सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच बना सकता है, जहां पर यह मत सोचना कि ब्रांच सर क्या काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच भी यहां स्थापित हो सकती है, जो एक जिसे हम मिनी सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिनी सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। याद रखना कि ब्रांच का मतलब ये नहीं है कि सर सारे फैसले जब सुप्रीम कोर्ट में ही होने हैं तो मिनी ब्रांच को बनाने का क्या मतलब है। बेटा ब्रांच बनाने का मतलब यही है कि जो काम सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं ना, वही काम इसकी ब्रांच में हो, ताकि दक्षिण के लोगों को सहूलियत हो जाए और उनको हर व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके। जब हर व्यक्ति तक न्याय तभी पहुंच सकता है जब न्याय को लोगों के पास रखा जाएगा, समझे ना। तो बस यही वाली बात मैं कह रहा हूं। तो ब्रांच वही काम करेगी जो सुप्रीम कोर्ट करता है। बस जैसे कि आज आप राजस्थान में जाइए, तो मैं जैसे कि राजस्थान से हूं तो राजस्थान का मतलब बता सकता हूं मैं भी। तो राजस्थान जाइए, अब राजस्थान में आप ये देखेंगे कि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जो राजस्थान से बता सकते हैं,
राजस्थान का हाई कोर्ट का जो हेड क्वार्टर है वो है आपका जोधपुर में। जोधपुर में है, जबकि जोधपुर राजस्थान की राजधानी है ही नहीं। तो जोधपुर में राजस्थान के हाई कोर्ट का हेड क्वार्टर है। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के हेड क्वार्टर की एक जो बेंच है, क्या है, एक बेंच जो है यानी एक जो ब्रांच है वो कहां पर है, वो है जयपुर में, जो राजस्थान की कैपिटल है। यानी जोधपुर में हेडक्वार्टर है तो उसकी एक बेंच जयपुर में भी। तो लगभग जयपुर में कहते हैं कि जयपुर राजस्थान के बीचों बीच में आता है, लगभग लगभग, मतलब लगभग। वैसे वैसे तो राजस्थान का सबसे बीच का जो जिला है वो नागौर है। नागौर राजस्थान के बिल्कुल सेंटर में आता है, लेकिन जयपुर ठीक ठाक बीच में आता है। तो जयपुर सभी जगह से आसान पड़ता है पहुंचना, तो लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन जोधपुर जो है, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट का हेडक्वार्टर है, वहां से तो राजस्थान हाईकोर्ट काम कर ही रहा है। जोधपुर जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आता है। अब पूरब वाला पश्चिम में जाएगा तो देर लगेगी, समय खर्च होगा, पैसा भी खर्च होगा और न्याय मिलने में देरी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप जयपुर जाइए, वहां भी अपना काम करा सकते हैं। और जयपुर में बहुत बड़ी बिल्डिंग है भाई साहब, हाई कोर्ट की बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आप कभी जयपुर गए हो तो देखना, राजस्थान हाई कोर्ट पूरा लिखा हुआ है। और वैसे तो हेडक्वार्टर जोधपुर में है ये भी अपना बना सकते हैं। इनको भी, हाई कोर्ट को भी यह अधिकार है कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से वो अपनी बेंच बना सकता है। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बन जाए तो अच्छी बात है। आर्टिकल 130 पूरा हुआ, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम आर्टिकल 131 की तरफ। अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के कार्य और शक्तियों के बारे में बताइए। पहले तो हेडिंग डाल लीजिए आप, फिर आर्टिकल 131 की तरफ चर्चा करेंगे, विचार करेंगे इस पर। चलिए, तो पहले डालेंगे आप हेडिंग के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं शक्तियां। देखो, सुप्रीम कोर्ट कितनी पावरफुल होगी, कितनी पावरफुल नहीं होगी, ये सारे निर्णय संसद तय करती है। बिल्कुल, संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को सिकुड़ के रख सकती है, संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को अपने से ज्यादा भी पावरफुल बना सकती है। बिल्कुल, ऐसा कि इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह कमजोर बना दिया था, पूरी तरह खत्म कर दिया, और पार्लियामेंट बिल्कुल हाई हो गई थी, ऊपर सुपर हो गई थी कि संविधान से भी ऊपर संसद है, ऐसा बोला गया था इंदिरा गांधी के समय। आपको पता है ना किस तरीके से उसने सुप्रीम कोर्ट को मुट्ठी में कर लिया, इंदिरा गांधी ने, संसद ने। बस यही बात है। और उस समय इंदिरा गांधी के समय के काल को सुप्रीम कोर्ट के लिए अंधकार का समय, ब्लैक डे फॉर द सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। एक अंधकार से भरा इतिहास कहा जाता है सुप्रीम, जिसमें जुडिशियल रिव्यू की पावर खत्म हो गई थी, जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर खत्म हो गई थी, और न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी सरकार का हाथ होने लग गया था, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। उस समय सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या भी नहीं कर सकती थी। आप सोचिए, इसलिए मैंने एक कथन बोला था जब मैं कंट्रोवर्सी पढ़ा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा गांधी के समय कैसे कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही थी, बताइए ना। मीर हमीदुल्लाह बेग को जब न्यायाधीश बनाया गया था, HR खन्ना की सीनियरिटी के ओवरलैप में, दिस इज अ डिजास्टर, ये बात कही जाती है। तो एक बात कही गई ना इंदिरा गांधी के समय, जब इंदिरा गांधी ने जुडिशरी को पूरी मुट्ठी में कर लिया था और न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अपने हिसाब से कर रही थी, जबकि न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनियर लेवल पर होती है, लेकिन सीनियर लेवल को ठुकरा कर उन्होंने किसी अपने लेवल पर की। सारी बातें देखी हमने। जब मैं कंट्रोवर्सी पढ़ा रहा था सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस को लेकर, तो वहां भी मैंने एक बात बोली थी कि राजनीति में न्याय का आना अच्छी बात है, राजनीति में न्याय का आना अच्छी बात है, लेकिन न्याय में राजनीति आ जाए तो बड़ा ही अनर्थ हो जाता। ये बात मैंने खुलकर कही थी।
कि राजनीति में आज न्याय आ जाता है तो ठीक बात है, अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी है, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन जिस दिन न्याय में राजनीति आ गई, उस दिन अनर्थ ही अनर्थ हो। आगे चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं शक्तियां, और इसके कार्य और शक्तियां कितनी होंगी, कितनी नहीं होंगी, यह सब काम संसद करती है। और आज हमारी इस सरकार में देखा गया है, इस सरकार में भारत की सुप्रीम कोर्ट को हम कमजोर सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते। आज की सुप्रीम कोर्ट देखिए कई सारे कानून को पारित कर देती है, कई सारे कानून को रोक देती है। ये हम कई सारी चीजें यहां पर देख रहे हैं। तो आज की सुप्रीम कोर्ट इतनी कमजोर नहीं है, और हम सरकार पर भी यह आरोप नहीं लगा सकते, नरेंद्र मोदी जी सरकार पर, कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर दिया। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आए दिन देखो वो अपना फैसला सुनाता है, कभी सरकार के पक्ष में कहता है तो कभी सरकार के विपक्ष में कहता है। बिल्कुल रूलिंग पार्टी के विपक्ष में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई कई फैसले सुनाए हैं, यकीनन मानिए। नरेंद्र मोदी जब सरकार आई थी तो अगस्त 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, वो ही पारित होने से रोक दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। खैर, आर्टिकल 131 की बात करें तो आर्टिकल 131 में आता है कि सुप्रीम कोर्ट का मूल तथा मूल या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का मूल या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो मूल प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है, इसका एक ही मतलब है जो मैं बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य, पहला कार्य क्या होता है। मैंने आपको जब सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर स्टार्ट किया तो उस समय मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी बच्चों, कि सुप्रीम कोर्ट एक संघीय न्यायालय की तरह कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट, ओके, इट ऑल्सो टॉप ऑफ द कोर्ट। बट मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट इज दैट फेडरल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक संघीय न्यायालय की तरह भी काम करता है, और भारत की सुप्रीम कोर्ट को संघीय न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। तो संघीय न्यायालय का मतलब है कि भारत के संविधान में जब संघीय प्रणाली को अपनाया गया है, तो यह भारतीय सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट एक संघीय न्यायालय की तरह काम करता है। जैसे इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं हम कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है, यह एक संघीय न्यायालय की तरह काम करता है। एक संघीय न्यायालय की तरह कार्य करता है। एक संघीय न्यायालय की तरह कार्य करता है। कैसे करता है? सुप्रीम कोर्ट का मूल या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार केवल और केवल यही है कि सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय की तरह केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र व दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, और राज्यों से कोई विवाद हो जाने की स्थिति में भारत का सुप्रीम कोर्ट इन सभी के बीच में एक निर्णय की भूमिका निभाता है, एक डिसीजन मेकिंग का रोल निभाता है। चलिए देख सकते हैं कि संघीय न्यायालय क्या काम करता है। संघीय न्यायालय ये काम करता है, यदि केंद्र व राज्य के बीच संघर्ष की स्थिति में निर्णय की भूमिका निभाता है। निर्णय की भूमिका निभाता है। एक तो ये काम करता है। दूसरी बात करें तो दूसरा काम ये भी है इसका। दूसरा काम क्या है कि यदि केंद्र व दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संघर्ष हो सकता है। ओके। तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि राज्यों के बीच, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच अभी एक गांव को लेकर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है।
राज्यों के बीच संघर्ष हो जाने। और मैंने बताया था कि केंद्र व राज्यों के बीच, क्योंकि हमारे भारत में संघीय प्रणाली को आजमाया गया है, अपनाया गया है, और संघीय प्रणाली यह कहती है कि केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। और देखो, शक्तियों को लेके लड़ाइयां घर में भी हो रही हैं, लड़ाइयां राज्य में भी हो रही हैं, लड़ाइयां देश में भी हो। आपको बताए, आपके घर में शक्तियों का विभाजन काम करता है, यानी डिवाइडेशन ऑफ द पावर। अब डिवाइडेशन ऑफ द पावर जब काम कर रही है आपके घर में, जैसे कि माताजी किस चीज को लेके फैसला ले सकती हैं, पिताजी किस चीज को लेके फैसला ले सकते हैं, यही तो डिवाइडेशन पावर है। जैसे कि आपको घर से रात में 9 बजे बाहर जाना है, तो आप अपनी माँ से परमिशन लेने के बजाय अपने पापा से परमिशन लोगे, क्योंकि आपको पता है कि रात में 9 बजे के बाद यदि घर से बाहर जाना है, कोई पार्टी में जाना है या किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, किसी सेलिब्रेशन में जाना है या किसी दोस्त के पास जाना है, रात के 9 बजे बाद जाना है, तो पापा का फैसला ही सर्वोपरि होगा। क्योंकि माँ कितना भी कह दे, पापा से बिना पूछे तो जा ही नहीं सकते। एक मन में साइकोलॉजी होती है। तो ये डिवाइडेशन ऑफ द पावर है। लेकिन आपको दिन में कहीं जाना है, आप पापा से ना भी पूछें, अपनी माँ से पूछ के जाएं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है दिन का समय है, यदि मैं ये भी बोल दूंगा पापा से कि मैंने माँ से पूछ के आया था, तो पापा कुछ नहीं कहे। क्यों? क्योंकि दिन के समय में आपको कहीं जाना है तो वो पावर माँ के पास है, और रात के समय कहीं जाना है तो वो पावर पिताजी के पास। बस यही बात समझा रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, जैसे कि आपने परमिशन ली माँ से दिन के समय, आपने बोला दिन का समय है, क्या पापा से पूछूं, मम्मी से पूछ लेता हूं। तो आपने माँ से परमिशन ली और आपको परमिशन मिल गई, आप चले गए। लेकिन क्या होता है कि पापा को ये पता चला आप गए हैं माँ से पूछ के, मुझसे नहीं पूछा, और उस समय जिले में दंगे हो रहे थे। क्या हो रहे थे? दंगे फसाद हो रहे थे। तो पिताजी को लगा कि यार बेटा बाहर गया है, बहुत परेशानी है, गोली वोली चल जाए कहीं, इलेक्शन का टाइम है। अब वो आपकी माँ से लड़ने लगे, तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो गई। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आपकी दादी या दादाजी एक कोर्ट की तरह काम करेंगे। तो वही संघीय न्यायालय, एक इज दैट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। और ये केंद्र और राज्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल पर हो सकती है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई बात हो सकती है, या दूसरा हो सकता है किसी फाइनेंशियल पावर पर हो सकती है, डिवाइडेशन ऑफ द पावर पर हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी हैं। आर्टिकल 2 और 3 तो बहुत बड़ा मुद्दा है, केंद्र और राज्य के बीच में टकराव होने पर। हाँ जी, चलिए, आपको समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट इज दैट फेडरल कोर्ट। इस बात को याद रखिए, ये वाली बात जो है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान ने संघीय और एकात्मक प्रणाली को एक साथ अपनाया है, इसलिए हमारे भारत का संविधान दोनों का ही मिश्रण। ठीक है, जबकि आपको पता है कि अर्नेस्ट वारकर तो ये भी कहते हैं भारत का संविधान एक अल्पसंघीय संविधान है। कुछ भी बोला गया, बहुत आरोप लगाए गए। खैर, हम इन आरोपों की खंडन करते हैं, इनको खारिज करते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 132 पर, और ये लास्ट आर्टिकल है आज के लेक्चर का। एक है आर्टिकल 132, सभी डालेंगे अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 ये कहता है कि अपीलीय क्षेत्र अधिकार, यानी एपिलेट जुडिक्शन। एपिलेट जुडिक्शन का मतलब है बच्चों कि भारत के संविधान में भारत की सुप्रीम कोर्ट को भारत का सबसे शीर्ष न्यायालय कहा गया है, और शीर्ष न्यायालय इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अपील करने का सबसे एकमात्र और सबसे लास्ट का यही न्यायालय कहा, यानी सबसे अंतिम न्यायालय है अपील करने का। यदि आपको मान लो डिस्ट्रिक्ट में, आप जिस जिले में रहते हैं, मान ली आप भारत के हैं, मतलब भारत के तो होंगे ही, खैर यदि भारत के नागरिक हैं, आपने बोला कि मैं भारत का नागरिक हूं, भारत से नीचे आए तो आपने बोला कि मैं राजस्थान से आता हूं, यानी राजस्थान से राज्य से आता हूं। ठीक है, चलिए, राजस्थान में आप कोई डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मान लीजिए जयपुर से, मान लीजिए जयपुर से आते हैं, तो जयपुर की डिस्ट्रिक्ट, आपने कोई अपराध किया होगा या आरोप लगा होगा, जो भी है, जयपुर की कोर्ट ने आपको सजा सुना दी। ओके, आप जयपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सहमत नहीं है, मैं सहमत नहीं हूं, डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, यहां पर है हाई कोर्ट,
और यहां है सुप्रीम कोर्ट। आपने बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं, चलिए, तो आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ जो रिट लगा दी वो हाई कोर्ट में लगा दी। अब हाई कोर्ट ने फैसला वही सुनाया, अब हाई कोर्ट के फैसले से भी सहमत नहीं है, तो हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है तो फिर आप गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला वही सुना दिया। अब जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि भारत में अपील करने का न्यायालय केवल सुप्रीम कोर्ट ही है, मतलब अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा कहां जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की चलिए, तो कुल मिला के आप कह सकते हैं, हाँ कभी कभी ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट, जैसे मान लो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में वही फैसला सुनाया। कभी कभी बच्चों किस्मत अच्छी होती है, और किस्मत नहीं कह सकते इसको, इसको हम जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया, आपको पसंद नहीं आया, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, हाई कोर्ट का भी फैसला आपको पसंद नहीं आया, आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में आपको नहीं, आपके फेवर की बात हो गई, तो इसका फैसला ही मान्य हो, इनका नहीं होगा, समझे। तो आगे बात कर लेते हैं एक बार। तो आप लिख सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भारत का अपील करने का शीर्ष न्यायालय कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपील करने का शीर्ष न्यायालय, अपील करने का शीर्ष न्यायालय एवं, आप इसे ही शीर्ष न्यायालय कहा जाता है, शीर्ष न्यायालय कहा जाता है, शीर्ष न्यायालय कहा जाता है। ओके, चलिए आप अब डायरेक्ट लिख दीजिए बस इसमें, आप तो 100, हाँ संवैधानिक मामलों में अपील कर सकते हो, आप संवैधानिक मामलों की अपील कर सकते हो, ये आर्टिकल 132 में आता है। आप चाहो तो दीवानी मामलों की अपील कर सकते हो, दीवानी मामले, दीवानी मामलों की अपील कर सकते हो, आर्टिकल 133 कर सकते हो। आप चाहो तो कोई विशेष अपील कर सकते हो, कोई विशेष अपील कर सकते हो। अपील का मतलब होता है बच्चों याचिकाएं, और ये आर्टिकल आता है 134, समझे। 129 में कोड ऑफ कंटेम्प्ट सब सीरीज से चल रहा है, तो बस इतना मान लें कि अपील करने का सबसे अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है, इसलिए इसको एपेलेट जुडिक्शन भी बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। अब आर्टिकल 133, 134, हाँ 143 आर्टिकल की बात करें। आर्टिकल 143 मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल जो 143 है, यानी ये वाला अनुच्छेद 143, एक्चुअली में ये आता है परामर्शी क्षेत्र अधिकार, इसे बोलते हैं, परामर्श को बोलते हैं एक तरह से सजेशन, सजेशन जुडिक्शन या एडवाइजरी जुडिक्शन। परामर्शी क्षेत्र अधिकार, परामर्शी क्षेत्र अधिकार, और परामर्शी क्षेत्र अधिकार को बोला जाता है एडवाइजरी, एडवाइजरी जुडिक्शन। और एडवाइजरी जुडिक्शन क्या बताता है, यह बताता है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक मामलों से संबंधित किसी भी कानून पर कोई सलाह चाहते हैं, कोई सलाह या मशवरा चाहते हैं, तो वह भारत के सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश से सलाह मशवरा कर सकते हैं। लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा, कि सलाह कौन देगा, इसका निर्णय भारत की सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच करती है। खैर, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अच्छे से, अभी इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि पूरी प्रोसेस है कि राष्ट्रपति सलाह मानेगा या नहीं मानेगा, राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा, ये कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति किन मामलों पर सलाह ले सकता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ताकि हम अच्छे से आर्टिकल 143 को कर पाए। लेकिन इतना याद रखना कि यह राष्ट्रपति को सलाह लेने के लिए परमिशन देता है, आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुडिक्शन। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और यहीं के लिए स्टॉप करते हैं इसको आर्टिकल 143।
यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।